अब हम बात कर रहे हैं लिथियम डिपॉजिट इंडिया में। लिथियम जो है क्रिटिकल कंपोनेंट है प्रोडक्शन के लिए और बैटरीज की, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए और रिन्यूएबल स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो लिथियम का डिस्ट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में है। ड्यूरिंग field season program 2023-22-23 geological survey of india has taken up 18 projects on the lithium and associated element in these states। छत्तीसगढ़ में है, मेघालय में है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, झारखंड में है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। एस्टिमेटेड रिजर्व की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन, राजस्थान में likely larger than Jammu Kashmir, meeting about the 80% of India lithium demand. Karnataka 14,000 ton additional resource in मरला गल्ला एरिया। अदर स्टेट की बात करेंगे तो स्मॉल रिजर्व है जम्मू झारखंड में, आंध्र प्रदेश में। अदर स्टेट्स केस स्टडी रियासी लिथियम ब्लॉक जम्मू कश्मीर में, रियासी लिथियम ब्लॉक जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व आइडेंटिफाई किया गया है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ डिस्कवरी। रियासी ब्लॉक जो है कंसीडर किया गया था 7th लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व वर्ल्ड में। हाईलाइट करता है इसके पोटेंशियल स्ट्रैटेजिक वैल्यू इंडिया के एम्बिशन के लिए क्लीन एनर्जी में और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। हाईओवर द लैक ऑफ सफिशिएंट डेटा रिसोर्स वायबिलिटी के बारे में, एक्सट्रैक्शन चैलेंज के बारे में लेड टू द एनरोलमेंट ऑफ बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्शन। फ्यूअर देन 3 बिडर्स क्वालिफाइड हुए थे। टू एड्रेस दिस इशू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रही है फर्दर एक्सप्लोरेशन एसेस करने के लिए डिपॉजिट की वायबिलिटी। सक्सेसफुल माइनिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगी इंडिया की लिथियम इंपोर्ट डिपेंडेंस को, सपोर्ट करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को। वाटर रिसोर्स की बात करेंगे तो वाटर जो है फाइनाइट है, एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है। अवेलेबिलिटी जो अनइवन है अक्रॉस टाइम, स्पेस एंड रीजन। डिस्पाइट बिंग टर्म्ड ब्लू प्लैनेट, लेस देन 1% जो अर्थ का वाटर है वो एक्सेसिबल है और यूजेबल है ह्यूमन के लिए। वर्ल्ड वाटर रिसोर्स की बात करेंगे तो इंडिया के पास 4% वर्ल्ड का वाटर रिसोर्स है। इंडिया का स्टेटस ऑन एन एवरेज एनुअल अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रेसिपिटेशन हम 4000 प्रेसिपिटेशन कितना होता है 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर। वाटर रिसोर्स पोटेंशियल है, वाटर रिसोर्स पोटेंशियल हमारा है 1869। यूटिलाइजेबल कितना है 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर। ग्राउंड वाटर कितना है उसमें से 433। सरफेस वाटर कितना है 690। तो 6 सरफेस वाटर ज़्यादा है ग्राउंड वाटर से यूटिलाइजेबल में। फिर इरिगेशन की बात करेंगे तो 78% इरिगेशन में यूज़ होता है। वाटर रिसोर्स डिफरेंट सेक्टर में कितना यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इरिगेशन में होता है 78%, डोमेस्टिक में 6%, इंडस्ट्री में 5%, पावर जनरेशन में 1% और 7% जो 1% जो होता है लाइव स्टॉक में, अदर में 77%। हमारे जो टोटल वाटर है उसमें 96% जो है वो ओशन में, 96.5% मतलब 97%। और पॉइंट सलाइन वाटर जो है नियरली 1% जो है सलाइन वाटर है और 2.5% जो है फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर जो है उसमें से भी 68.7% मतलब नियरली 68% ग्लेशियर आइस कैप में है, 30% ग्राउंड वाटर में है और 1.2% सरफेस वाटर में है। ठीक है, सब अब उस पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा क्या हमने बात की परमाफ्रॉस्ट जो 69% परमाफ्रॉस्ट है। लेक में जो है 21% है लेक में। सॉइल मॉइस्चर 3.8% है, एटमॉस्फेयर में 3% है, स्वयं और मार्शेस में 2.5% है, 2.6% है और 0.49% जो है वो रिवर्स में है और लिविंग थिंग में, लिविंग थिंग बायोमास में जो है 0.26%। मतलब सबसे लो जो है बायोमास में है, रिवर है, फिर बायोमास है। अब हम बात करेंगे रिलेटेड इश्यूज रिलेटेड टू वाटर रिसोर्स। अर्बनाइजेशन हो रहा है, लैंड यूज चेंज हो रहा है जिससे लैंड अवेलेबिलिटी जो है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए वो रिड्यूस हो रही है, रन ऑफ इंक्रीज हो रहा है, फ्लड रिस्क वाटर है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज रिड्यूस हो रहा है, सरफेस वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। एग्जाम्पल गंगा और यमुना जो है मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है अमंग द। दिल्ली में 7500 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पर 100 सीसी ऑफ वाटर फार अबाउ द लिमिट है। इसके अलावा इनएफिशिएंट वाटर यूज़ एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर कंज्यूम करता है 80 to 85% फ्रेश वाटर, बट वाटर यूज़ एफिशिएंसी 25 to 30% है। कन्वेंशनल इरीगेशन में मीनिंग अप टू 75% जो वाटर होता है वेस्टेड होता है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज और एरेटिक मानसून शिफ्टिंग मानसून पैटर्न जो है वो इससे फ्रीक्वेंट ड्रॉट और अनप्रेडिक्टेबल वाटर अवेलेबिलिटी होती है, डिस्टर्ब करता है एग्रीकल्चर को और वाटर सप्लाई को। इंडिया की वाटर रिसोर्स जो है हेवीली डिपेंडेंट है मानसून रेन में जो इंक्रीजिंगली एरेटिक हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन है इरीगेशन के लिए और इंडस्ट्री जो है वो कॉज कर रही है ग्राउंड वाटर लेवल रैपिडली फॉल कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी को। ग्राउंड वाटर उसके मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का और लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन वर्ल्ड में। 87% जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्राउंड वाटर वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, 11% जो यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। की चैलेंजेस की बात करेंगे तो ओवर एक्सट्रैक्शन और डेप्लीशन हो रहा है। क्या रिपोर्ट जो है 2021 की वो बताती है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंडिया में बढ़ गया है 58 से
60% हो गया है। 2004 से 2017 के बीच में सरपास कर रहा है जो रेट ऑफ रिचार्ज है उसको। उसके अलावा गैप है मैनेजमेंट में और मॉनिटरिंग में, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है मैनेजिंग और मॉनिटरिंग करने में। ग्राउंड वाटर जो है करेंटली गैदर करता है, मैनुअली डेटा गैदर किया जाता है टेक्नीशियन के द्वारा ओनली अ फ्यू टाइम ईच ईयर, जो हेम्पर करता है इफेक्टिव रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। वाइड स्प्रेड कंटेमिनेशन है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से पोर्शन ऑफ 409 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अफेक्टेड है फ्लोराइड कंटेमिनेशन से, और 209 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पार्शियली इम्पैक्टेड है आर्सेनिक कंटेमिनेशन से। की फैक्टर क्या है बिहाइंड द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन? मेजर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेंट की बात करेंगे तो नाइट्रेट 40% जो है 40% एक्सीड एक्सीडेड लिमिट, 40% ज़्यादा एक्सीडेड है लिमिट से, 40% ज़्यादा एक्सीडेड। अफेक्टेड स्टेट कौन से? राजस्थान है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। ये एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज़ से नाइट्रेट बढ़ता है। फ्लोराइड की बात करेंगे तो ये अफेक्टेड रीजन कौन से है? राजस्थान है, हरियाणा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। आर्सेनिक की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यूपी है, असम है। यूरेनियम की बात करेंगे तो अफेक्टेड स्टेट राजस्थान और पंजाब है। ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लोटेशन से यूरेनियम का कंटेमिनेशन होता है। सैलिनिटी की बात करेंगे तो हाई ईसी लेवल, अफेक्टेड स्टेट है राजस्थान है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। फैक्टर क्या क्या है? पहले तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि हैवी मेटल हो गया, केमिकल सॉल्वेंट कंटेमिनेट करते हैं ग्राउंड वाटर को। दूसरा हार्मफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एक्सेसिव फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज़ होता है जिससे नाइट्रेट कंटेमिनेशन होता है। ओवर एक्सट्रेशन जो होता है इरिगेशन के लिए वो डिप्लीट कर रहा है एक्वाफायर को, इंक्रीज कर रहा है सैलिनिटी को। तीसरा अर्बनाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज लीक हो रहा है, लैंडफिल रन ऑफ हो रहा है और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है पॉल्यूट कर रहे हैं एक्वाफायर को। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो है इम्पैक्ट कर रहा है। अल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न ओवर यूज हो रहा है, वो हिंडर कर रहा है एक्वाफायर के रिप्लेनिशमेंट को और वर्सन कर रहा है वाटर क्वालिटी को। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट गैप है। मल्टीपल एजेंसी तो आउटडेटेड लॉ है, 8082 का ईजमेंट एक्ट एग्जांपल इसका, जो इससे रिजल्ट होता है फ्रेगमेंटेड पॉलिसी, अनरेगुलेटेड प्राइवेट वेल्स है, पुअर डेटा, अनक्लियर एक्वाफायर बाउंड्री है, वो मैनेजमेंट को डिफिकल्ट बनाती है। स्टेप्स क्या क्या लिए गए? अटल भूजल योजना है 7 स्टेट में, वाटर स्टेट्स ग्राम पंचायत में 7 स्टेट में। उसके अलावा जल शक्ति अभियान है कैच द रेन इनिशिएटिव के अंदर, कैच द ये एक्सपांड किया गया है एज अ कैच द रेन इनिशिएटिव। उसके अलावा मिशन अमृत सरोवर है 75 अमृत सरोवर हर डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा भूनीर पोर्टल है, ये लीगल फ्रेमवर्क देता है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए इंक्लूडिंग स्टेट एंड नेशनल गाइड रेगुलेशन। उसके अलावा नेशनल एक्वाफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्लान है, तो नेशनल एक्वाफायर सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो मैप करती है मेजर एक्वाफायर को, क्रिएट करती है सस्टेनेबल यूज प्लान। तो अटल भूजल योजना है, जल शक्ति अभियान है, मिशन अमृत सरोवर है, भूनीर पोर्टल है और नेशनल एक्वाफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। उसका लैंड रिसोर्स की बात करेंगे तो लैंड जो है वाइटल है फूड प्रोडक्शन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। ग्लोबली 38% जो वर्ल्ड की लैंड है वो एग्रीकल्चर की यूज़ होती है विद क्रॉप लैंड एंड पास्चर जो है वो कवर करते हैं 48 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हाईवर 40% ऑफ द लैंड जो है वो डिग्रेडेड है, जो यूएनसीसीडी के हिसाब से, जो थ्रेटन करते हैं हमारी लाइवलीहुड को, इकोसिस्टम की हेल्थ को। लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन जो है वो डिक्लाइन होता है क्वालिटी में और प्रोडक्टिविटी में। लैंड की कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ दोनों कम्बाइनली रिस्पॉन्सिबल होती है। ये डिग्रेडेशन जो है डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ओवर 3 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। कॉज ऑफ डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो ब्रॉडली कैटेगराइज होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो प्राइमरी ड्राइवर है। पहला है डिफॉरेस्टेशन, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉज है। फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, एग्रीकल्चर हो रही है, वहाँ एग्रीकल्चर हो रही है, लॉगिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, रिमूव कर रहे हैं प्रोटेक्टिव वेजिटेशन कवर को और एक्सपोज कर रहे हैं सॉइल को इरोजन बाई, एक्सपोज कर रहे हैं सॉइल को इरोजन के लिए, विंड से वाटर से इरोजन के लिए एक्सपोज कर रहे हैं। लार्ज स्केल क्लियरिंग हो रही है अमेजन रेन फॉरेस्ट की कैटल रैंचिंग के लिए, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए, इससे इरिवर्सिबल सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो पहला डिफॉरेस्टेशन हो गया। दूसरा अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ओवर गैसिंग हो रही है, लाइफ स्टॉक जो इंटेंसिवली पीस ऑफ लैंड पे ओवर गैस कर रहे हैं, स्ट्रिप करते हैं, वेजिटेशन को स्ट्रिप कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं और वनरेबल बना रहे हैं इसको इरोजन के। लार्ज एरिया जो है साइल रीजन का अफ्रीका में वो डिग्रेडेड हो रहा है ओवर ग्रेजिंग से और कंट्रीब्यूट कर रहा है डिसर्टिफिकेशन को। तीसरा इंप्रॉपर इरीगेशन, पॉलीमेरिक इरीगेशन जो है उससे वाटर लॉगिंग होती है, सनलाइजेशन होता है जहाँ सॉइल एक्यूमुलेट होता है सॉइल में और टॉक्सिक बनाता है, मेकिंग इट टॉक्सिक फॉर द प्लांट मोस्ट प्लांट। अराल सीक बेसिन जो है उसने देखा है कि लैंड जो है सॉल्ट फ्लैट पे बनी है आफ्टर द रिवर जो फीड कर रही थी उन्हें वो डाइवर्ट की गई कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कॉटन कल्टीवेशन की डाइवर्ट की गई तो उससे ये देखा गया। फिर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एक्सपेंशन हो रहा है सिटीज़ का, अर्बन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का, इससे क्लियरिंग हो रही है लैंड की और कॉज कर रही है सीवियर सॉइल कंटामिनेशन हो रहा है फ्रॉम केमिकल वेस्ट और पॉल्यूटेंट से और रेंडर कर रहा है लैंड को बैरन बना रहा है। डिसर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन के हिसाब से डिसर्टिफिकेशन होता है लैंड का डिग्रेडेशन होना, डिग्रेड होना लैंड का एरिड और सेमी एरिड एरिया में और ड्राई सब ह्यूमिड एरिया में, जिससे वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके लिए इंक्लूडिंग क्लाइमेट वेरिएशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़। कॉज ऑफ डिसर्टिफिकेशन की बात करें तो एक क्लाइमेटिक कॉज है, एक एंथ्रोपोजेनिक कॉज है। ठीक है, क्लाइमेटिक कॉज की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, राइज हो रहा है टेम्परेचर में, राइज हो रहा है, इवेपोरेशन बढ़ना,
मॉइस्चर रिड्यूस होना और इंटेंसिटी बढ़ना, ड्रॉट की इंटेंसिटी बढ़ना। ये एग्जांपल है इसका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में ड्रॉट आया 2020 से 24 के बीच में, लॉन्गेस्ट ड्रॉट था 40 ईयर में। इसने डिग्रेड किया 10 मिलियन हेक्टेयर लैंड को सोमालिया में, केन्या में। उसके अलावा बुंदेलखंड इंडिया में फ्रिक्वेंट ड्रॉट आए, ड्राई कर रही है, सॉइल ड्राइंग हो रही है, हाई टेम्परेचर वेरिएबिलिटी बढ़ रही है। उसके अलावा इरेटिक रेनफॉल एंड ड्रॉट डिक्रीज हो रहा है, रेनफॉल फ्रिक्वेंसी में, इंटेंसिटी में, जिससे ड्राईलैंड स्ट्रेस आ रही है, ड्राईलैंड में स्ट्रेस आ रही है। एग्जांपल साहिल रीजन में रेनफॉल डिक्रीज हुई है जिससे 1970 से, जिससे 65 मिलियन हेक्टेयर जो है लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। राजस्थान में, इंडिया में बात करेंगे तो शिफ्ट हुआ है मानसून पैटर्न में, जिससे एरिडिटी हो रही है और सैंड ड्यून का एडवांसमेंट हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की बात करेंगे तो उसमें पहला है डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट क्लियरिंग हो रही है टिम्बर के लिए, फूड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक्सपोज हो रही है, सोल जो है एक्सपोज हो रही है एरोजन पे। शिवालिक रीजन की बात करेंगे तो उत्तराखंड में डिफॉरेस्टेशन, सेटलमेंट के लिए और टूरिज्म के लिए ऐसे रैपिड टॉप सॉइल का एरोजन हो रहा है। अमेजन बेसिन की बात करेंगे, लॉगिंग हो रही है, स्लैश बर्न एग्रीकल्चर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है सवानाइजेशन, तो लैंड फॉरेस्ट जो है ग्रासलैंड में बदल रही है, तो सवानाइजेशन हो रहा है। दूसरा है अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैसे कि मोनोकल्चर हो गया, एक्सेसिव इरिगेशन हो गया, यूज़ करना केमिकल का, वो डिग्रेड कर रहा है सॉइल के स्ट्रक्चर को, फर्टिलिटी को। एग्जांपल है पंजाब हरियाणा इंडो गंगेटिक बेसिन में ओवर यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर का, ट्यूबवेल का, जिससे सेलिनेशन हो रहा है, डिक्लाइन हो रही है प्रोडक्टिविटी। सेंट्रल एशिया अराल से बात करेंगे तो कॉटन इरिगेशन ने मैसिव सैलिनिटी हुई है और लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। तीसरा है माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। माइनिंग जो है एक्सपोज करती है सरफेस को, लैंड सरफेस को रिमूव करती है, वेजिटेटिव कवर को ऑल्टर करती है, हाइड्रोलॉजी को। अरावली रीजन में, अरावली राजस्थान और हरियाणा में इलीगल स्टोन माइनिंग हो रही है, जिससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाटर स्ट्रेस आ रही है, सैंड जो है ड्रिफ्ट कर रही है इनटू फर्टाइल एरिया। उसके अलावा छत्तीसगढ़ झारखंड में बात करेंगे तो ओपन कास्ट कोल माइनिंग जो है वो डिग्रेड कर रही है लास्ट स्वैथ ऑफ फॉरेस्ट लैंड को। उसके बाद वाटर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ओवर स्टेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर का कैनल ओवर यूज होना, कैनल वाटर का ओवर यूज हो रहा है, इम्प्रॉपर ड्रेनेज है जिससे वाटर लॉगिंग हो रही है और सैलिनिटी बढ़ रही है। इंदिरा गांधी कैनाल की बात करेंगे तो फॉल्टी इरिगेशन जो है उससे सैलिनेशन हो रहा है। कमांड एरिया में कच्छ की बात करेंगे तो एक्सप्लोटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, सॉल्ट फार्मिंग डिग्रेड कर रही है सरफेस और सबसॉइल को। इंपैक्ट की बात करेंगे डिजर्टिफिकेशन की तो एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड को इंपैक्ट करती है, डिक्रीज करती है सॉइल की फर्टिलिटी को, यूटिलिटी को डिक्रीज करती है, फूड इनसिक्योरिटी होती है रूरल इंडिया में और सब सहारन अफ्रीका में भी देखा जा रहा है। वाटर रिसोर्स को इंडेंजर करती है, तो लॉस होता है वेजिटेशन का, रिड्यूस करती है ग्राउंड वाटर रिचार्ज को, रन ऑफ बढ़ता है और वाटर स्कैर्सिटी के इश्यूज बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, डिग्रेड करता है बायोडाइवर्सिटी के हैबिटेट को, एक्सटिंक्शन होता है फ्लोरा का, फौना का, जो अडाप्टेड है ड्राईलैंड में रीजन में। भी ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करती है, डस्ट स्टॉर्म आता है, जैसे कि थार डिजर्ट में आता है, जो रेस्पिरेटरी इश्यूज करता है, आई में इरिटेशन करता है, माइग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लैंड डिग्रेडेशन जो है ऑफन रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है और फ्यूल करता है, डिस्प्यूट होता है, ओवर ड्विंडलिंग रिसोर्स के अंदर डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट आता है, डिस्प्यूट राइज होता है। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं कॉम्बैट करने के लिए डिजर्टिफिकेशन को, तो यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994 में आया, लीगली बाइंडिंग है, ग्लोबल ट्रीटी है जो फोकस करती है लैंड डिग्रेडेशन पे, ये प्रमोट करती है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी रिस्टोर करना है एज मच एज लैंड डिग्रेडेड। बोन चैलेंज है ये, इसका एफर्ट है 350 मिलियन हेक्टर जो लैंड है, डिग्रेडेड जो लैंड है उसे रिस्टोर करना है 2030 तक। इस पे कंट्रीज सपोर्ट करती है, यूएन बॉडीज है प्लस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 रियाद डिक्लेरेशन 2026 का ये कॉल करता है $2.6 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट को लैंड रिस्टोरेशन के लिए, इंट्रोड्यूस करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम और ड्रॉट रेजिलियंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। उसके बाद बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे तो एसडीजी 15.3 जो एम करता है अचीव करना है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030। उसके बाद एनर्जी रिसोर्स की बात करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन इट्स सोर्स और यूटिलाइजेशन एनर्जी वो डिवाइड होती है, मेजर क्लासिफिकेशन इसका होता है, कन्वेंशनल एनर्जी होती है, नॉन कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी इसमें सोलर है, विंड है, बायोगैस है, जियोथर्मल है। की डेटा की बात करेंगे तो रैंकिंग में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, इंस्टॉल कैपेसिटी में फिफ्थ है। पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन की बात करेंगे तो इंडिया एनर्जी कंजप्शन 1/3 है, ग्लोबल एवरेज का वर्ल्ड एवरेज का 1/3 है। एनर्जी मिक्स की बात करेंगे तो इंस्टॉल कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा कोल 60% कोल से होता है, रिन्यूएबल एनर्जी से 16% है, हाइड्रो से 14% है और गैस से जो है वो 8% है, न्यूक्लियर से 1.82% है। ठीक है, और जो रिन्यूएबल सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा अब सोलर से है, सोलर से सबसे ज़्यादा है, रिसेंट चेंजेस के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है सोलर से हो रहा है, उसके बाद विंड से हो रहा है। पंचामृत की बात करेंगे तो 500 गीगावाट 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से, उसके अलावा 550% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक रिड्यूस करना है। CO2 एमिशन 1 बिलियन टन 2030 तक रिड्यूस करना है, कार्बन इंटेंसिटी 45% 2030 तक अचीव करना है, नेट जीरो एमिशन 2070 तक नेट जीरो एमिशन। कोल की बात करेंगे तो 55% जो है इंडिया की एनर्जी नीड जो है कोल फुलफिल करता है, 74% फ्यूल्स करता है, फ्यूल करता है, और 74% एनर्जी पावर जनरेशन में, और हमारी एनर्जी नीड में 50% जो है कोल से प्रोड्यूस होता है।
और फ्यूल का ये और फ्यूल जो है 74% जो है फ्यूल करता है पावर जनरेशन को। प्रोजेक्टेड है कि रिमेन क्रिटिकल रहेगा 2030-35 तक, जहाँ तक डिमांड पीक होगी एज ए रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंटीग्रेट करेगी और एक्सलेट करेगी हमारी जो ग्रोथ जो पावर प्रोडक्शन है उसको ग्रोथ करेगी। प्रॉब्लम क्या है? पहला तो शॉर्टेज है हाई ग्रेड कोकिंग कोल का, इन सफिशिएंट लैक ऑफ सफिशिएंट हाई ग्रेड कोकिंग कोल है हमारे पास। हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, साउथ अफ्रीका से, इंडोनेशिया से। इंडिया जो है, इंडिया की कोल में हाई एश कंटेंट है, लो कैलोरिफिक वैल्यू है, सिग्निफिकेंट कॉज करता है सिग्निफिकेंट पॉल्यूशन जब बर्न करते हैं हम तो। दूसरा है डीप माइनिंग टेक्निक, हमारे पास लैक ऑफ एडवांस डीप माइनिंग टेक्निक है जिससे हाई कैजुअलिटीज़ होती है, इनएफिशिएंसी ज़्यादा है। 2021 में 6 माइनर डाइट के एक्सीडेंट में रेड टोल माइनिंग हो रही थी ईस्ट जैंतिया मेघालय में। तीसरा है हाई डिमांड है कैप्टिव पावर प्लांट। इंडस्ट्रियल यूजर जो है जैसे कि एल्यूमिनियम स्मेल्टर और सीमेंट मेकर जो है ऑफन इंपोर्ट करते हैं कोल, क्योंकि इंडिया जो है मीट नहीं करता है, अपनी डिमांड को मीट नहीं कर पाता है। इंडिया इंटरनेशनल आईईए कोल रिपोर्ट जो है, आईईए की कोल रिपोर्ट जो है बताती है कि इंडिया का कोल कंजम्पशन जो है एक्सपेक्ट है राइज करेगा एट एवरेज एनुअल रेट 3.9% से। जम्मू कश्मीर में कोल डिपॉजिट, उसके अलावा ये छोटा नागपुर मेघालय में है, राजस्थान तमिलनाडु में, राजस्थान में, मेघालय आसाम में है और गुजरात के कच्छ में है। गवर्नमेंट के स्टेप सपोर्ट करने के लिए इंक्रीज स्टील प्रोडक्शन का ब्लेंडिंग परसेंटेज, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने स्टैब्लिश किया है मिशन कोकिंग कोल, क्रिएट करता है रोड मैप बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन डोमेस्टिक कोकिंग कोल का। मिशन कोकिंग कोल रिकमेंड किया गया निकमेंड किया है न्यू एक्सप्लोरेशन, एनहांस करना है प्रोडक्शन को, एनहांस करना है वॉशिंग कैपेसिटी को, ऑक्शन करना है न्यू कोकिंग कोल माइंस का। कोल गैसिफिकेशन स्कीम है, स्कीम लॉन्च की गई है, एम करती है गैसिफाई करना है 100 मिलियन टन कोल बाई 2030, मैक्सिमाइज करना है वैल्यू और यूटिलिटी बाई वाइटल रिसोर्स। उसके बाद पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल की बात करेंगे तो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सेडिमेंट्री रॉक से। प्राइमरली 90-95% हाइड्रोकार्बन जो है प्राइमरली कंसिस्ट करता है 90-95% हाइड्रोकार्बन से, और रिमेनिंग 5-10% जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कंटेन करता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। शेयर ऑफ ग्लोबल की बात करें, ऑयल रिजर्व में बात करेंगे तो अक्रॉस द ग्लोब ऑयल जो है की कंपोनेंट है एनर्जी मिक्स के लिए। रिसोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इक्वली बिटवीन द कंट्रीज, ऑयल जो है एक्सेप्शन नहीं है इसमें। ओपेक कंट्रीज और नॉन ओपेक कंट्रीज कंबाइनली 2005 से 15 के बीच में वेनेजुला जो जंप किया 5th से वर्ल्ड में 5th था, नंबर 1 पे आ गया। एज नियरली 200 बिलियन बैरल ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व है वेनेजुला के पास। वेनेजुला जो है 17% वेनेजुला के पास है। सऊदी अरेबिया के पास वेनेजुला 18% जनरली, सऊदी अरेबिया 17%, ईरान 9%, यूएई 6%, इराक है 9%, 8.4%, इराक, कुवैत है 5.9%, लिबिया है, नाइजीरिया है। उसके अलावा नॉन ओपेक कंट्रीज बात करें, कनाडा है, रशिया है, कतर है, कजाकिस्तान है, यूएस है और चाइना है। 93% ऑयल रिजर्व जो है डिस्कवर हुआ है 14 कंट्रीज में। 2002 में कनाडा के पास ऑयल रिजर्व जो है जंप किए फ्रॉम 5 बिलियन बैरल से 180 बिलियन बैरल बेस्ड ऑन द न्यू एस्टिमेट ऑफ ऑयल एंड रिजर्व्स के हिसाब से। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल और उसके ग्लोबल इंपैक्ट। मिडल ईस्ट जो है होल्ड करता है हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व, जहाँ 5 कंट्रीज जो है 60% ऑयल रिजर्व होल्ड करती है। जियोपॉलिटिकल पावर इससे आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल जो है वो इमेंस जियोपॉलिटिकल लेवरेज देता है प्रोड्यूसिंग नेशन को, और स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज बढ़ाता है कंज्यूमर की। एग्जांपल पर्सियन गल्फ जो है ग्लोबल हॉटस्पॉट है डिकेड के लिए 1973 के ऑयल क्राइसिस, जहां ओपेक कंट्री ने इम्पोज किया एम्बार्गो, सब्सिक्वेंट गल्फ वॉर हुई। इसने डायरेक्टली लिंक्ड है टू द कंट्रोल एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई। ये शो करता है कि कैसे ऑयल जो है यूज़ किया जाता है एज ए पॉलिटिकल वेपन। तो जियोपॉलिटिकल पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड रिसोर्स कॉस्ट। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट करता है वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ये वेल्थ जो है इसे रिसोर्स कॉस्ट से कहा होता है। ओवर रिलायंस होता है ऑयल रेवेन्यू पे, ये क्रिपल करता है अदर सेक्टर जो है इकोनॉमी के, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई जो है, और अदर जो एक्सपोर्टिंग ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वो ओवरली डिपेंडेंट है, और अदर सेक्टर जो है वो क्रिपल होते हैं, ग्रोथ को क्रिपल करती है। अदर सेक्टर की ग्रोथ है उसको क्रिपल करती है। अनइवन इन्वायरमेंटल बर्डन होता है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है ऑयल का वो शेयर नहीं किया जाता इक्वली। प्रोड्यूसिंग रीजन जो है सफर करते हैं इमीडिएट कंसिक्वेंस, जैसे कि ऑयल स्पिल होता है, जहाँ क्लाइमेट चेंज जो है इफेक्ट करता है ऑयल कंजप्शन को, फ्रॉम ऑयल कंजप्शन डिस्प्रोपोर्शनली हार्म करता है वल्नरेबल नेशन को दैट आर नॉट मेजर कंज्यूमर। जो मेजर कंज्यूमर नहीं है वो हार्म होते, डिस्प्रोपोर्शनली हार्म होता है उनको। ऑयल प्रोडक्शन की बात करेंगे इंडिया में, इंडियन मिनरल ऑयल प्रोडक्शन जो है ऑकर करता है बोथ ऑफशोर और ऑनशोर लोकेशन में। ऑनशोर की बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड है सेवरल स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, दिग्बोई, वेस्ट में मेजर ऑयल फील्ड है लोकेटेड है गुजरात में अंकलेश्वर, खंबात, राजस्थान में बाड़मेर। ऑफशोर की बात करेंगे अलॉन्ग द कोस्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट में, कि वेस्टर्न कोस्ट में बात करेंगे तो बसीन है, अलियाबेट है। ईस्टर्न कोस्ट में बात करेंगे कृष्णा गोदावरी बेसिन है। स्टडी पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये,
स्टडी पेट्रोलिज्म, मैसिव अंडरग्राउंड स्टॉक पाइल होता है क्रूड ऑयल की, मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इंडिया ने स्टैब्लिश किया है रिजर्व लार्ज अंडरग्राउंड रॉक केवन में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, बेंगलोर में, पादुर कर्नाटक में। ये एनर्जी सिक्योरिटी देता है, ऐड करता है क्रूशियल बफर। इंडिया हैज़ अ रेडी सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल टू फॉल बैक ऑन द ग्लोबल क्राइसिस सच एज वॉर होती है, अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है तो उस टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी आती है इससे, ये हेल्प करती है मैनेज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन देता है पब्लिक को फ्रॉम द सडन एंड एक्सट्रीम प्राइस हाइक से क्वेश्चन देता है। दूसरा है नेचुरल गैस की बात करेंगे। नेचुरल गैस जो है प्राइमरी कंसिस्ट करता है मीथेन और इथेन से, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन भी होता है। रशिया जो है रिजर्व करता है अकाउंट, रशियन रिजर्व जो है अकाउंट करता है ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल ग्लोबल गैस रिजर्व जो है। नेचुरल गैस की बात करेंगे तो 6.2% जो है इंडिया में एनर्जी बास्केट, नेचुरल गैस जो कंट्रीब्यूट करता है 6.2% एनर्जी बास्केट का। नीति आयोग के हिसाब से इंडिया प्लान है कि गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाए। इंडिया जो एक्टिवली ट्रांजिट कर रहा है टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी, रिड्यूस करना है इंडिपेंडेंस, हमारा डिपेंडेंस जो है क्रूड ऑयल पे रिड्यूस करना है, एनहांस करना है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करना है। की ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टिमेटेड नेचुरल रिजर्व इंडिया में ईस्टर्न ऑप्शन में 24% है, वेस्टर्न ऑप्शन में 30% है, आसाम में 14.5% है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है 2.2% है। कोल विद मीथेन झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में है, तमिलनाडु में, राजस्थान में है, नागालैंड में, गुजरात में 5% है। तो रिड्यूस करना है इंपोर्ट डिपेंडेंस। इंडिया जो है करंटली इंपोर्ट करता है 50% नेचुरल गैस। फोकस है बूस्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, एक्सप्लोरेशन को। दूसरा है इंक्रीज करना है गैस शेयर इंक्रीज करना, टारगेट है 15% जो है शेयर होना चाहिए एनर्जी मिक्स में, अभी 6% है, 15% तक करना है 2030 तक। उसके अलावा डाइवर्सिफाई करना है एनर्जी रिसोर्स को, रिड्यूस करना है कोल ऑयल डिपेंडेंस और प्रमोट करना है नेचुरल गैस एज अ क्लीनर अल्टरनेटिव। हार्डल क्या क्या है एक्सपांड करने में नेचुरल, इंडिया का नेचुरल गैस सेक्टर एक्सपेंसिव इंपोर्ट। इंडिया इंपोर्ट करता है नियरली हाफ ऑफ इट्स गेट्स, ये सब वल्नरेबल बनाते हैं, वॉलेटाइल ग्लोबल प्राइस के वल्नरेबल बनाते हैं हमें। ठीक है, हमारी गैस बेस्ड पावर जो है वो एक्सपेंसिव और अनप्रेडिक्टेबल है कंपेयर टू द अदर एनर्जी रिसोर्स जैसे कि कोल। दूसरा लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन लो है। तीसरा लैक ऑफ पाइपलाइन है हमारी। और स्ट्रेटजीज और इनिशिएटिव क्या है, बूस्ट करना है प्रोडक्शन को, बूस्ट करना है सेक्टोरल अडॉप्शन करना है, मतलब प्रमोट करना है गैस का यूज़ ट्रांसपोर्ट में, पावर जनरेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करना है, जैसे पाइपलाइन को डेवलप करना है, एलएनजी टर्मिनल्स, सिटी की, ठीक है, सिटी नेटवर्क, सिटी के गैस नेटवर्क को डेवलप करना है। उसके अलावा पॉलिसी रिफॉर्म करने हैं। ठीक है, वर्किंग टू ब्रिंग नेचुरल गैस को अंदर जीएसटी लाना है, इंश्योर करना है प्राइस स्टेबिलिटी और इंप्रूव करना है कॉम्पिटिटिवनेस को। पॉलिसीज बूस्ट करने के लिए नेचुरल गैस प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है सेवरल की पॉलिसीज इंक्रीज करने के लिए, डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन को अट्रैक्ट करने को, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, हमारे रिलायंस जो इंपोर्ट पे रिलायंस है उसे रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए है। तो पहला है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया है, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल विद द गवर्नमेंट, सिंगल लाइसेंस लगेगा एक्सप्लोर करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए ऑल फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन जैसे ऑयल गैस, शेल गैस एक्सेट्रा। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी ये अलाउ करती है कंपनी को चूज करने के लिए अपने ओन एक्सप्लोरेशन ब्लॉक को एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ये प्रोसेस को फास्टर बनाती है, मोस्ट इंडस्ट्री ड्रिवन है, मूव अवे फ्रॉम गवर्नमेंट सेलेक्टेड ब्लॉक्स। तीसरा है अनलॉक करना है स्टैंडर्ड रिसोर्स को, बिल्ड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को। डिस्कवर स्मॉल फील्ड पॉलिसी डीएसएफ पॉलिसी है, ये ऑक्शन स्मॉल अनयूज्ड गैस फील्ड टू प्राइवेट प्लेयर टू ब्रिंग देम इनटू प्रोडक्शन। और फिर है नेशनल गैस ग्रिड एक्सपांशन, एग्रेसिवली बिल्ड करना एग्रेसिवली बिल्ड करना है नेशन वाइड पाइपलाइन नेटवर्क ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैस को प्रोडक्शन साइड से कंज्यूमर के एंड तक, जो क्रूशियल है सप्लाई सपोर्ट करने के लिए इंक्रीज प्रोडक्शन को। तीसरा फिर है सोलर एनर्जी। एज ऑफ मार्च 2025 कंट्री की इंस्टॉल कैपेसिटी 105 गीगावाट है, अब इंक्रीज होकर अप टू 120 गीगावाट हो गई है 2026 में। सोलर ये कंट्रीब्यूट करता है 132% टोटल रिन्यूएबल एनर्जी को। हमारा टारगेट है 450 गीगावाट होनी चाहिए 2030 तक फॉर क्लाइमेट गोल, लेस फ्यूल रिलायंस के लिए होगा इससे, और सोशल इंक्लूजन होगा, एसडीजी 10 को प्रमोट करेगा। लीडिंग स्टेट राजस्थान, गुजरात है, कर्नाटक है। मेजर सोलर पार्क जो है भाडला में है राजस्थान में, और पावागाड़ा है कर्नाटक में। तो ये भादला हो गया, साई गुरु हो गया, भादला हो गया, साई गुरु हो गया, धोलेरा हो गया, फतेहगढ़ हो गया, हर्षद सोलर प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये राजस्थान में है, गुजरात में है, एमपी में, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में कदलाडी सोलर पार्क। ठीक है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, और नॉर्थ ईस्ट में हम बात करेंगे तो आसाम मेघालय में है। उसके अलावा अदर नॉर्थ ईस्ट, सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऑलमोस्ट है।
अब बात करेंगे चैलेंज क्या है। लैंड एक्विजिशन का चैलेंज है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है हमारी सोलर सेल के लिए और मॉड्यूल्स के लिए चाइना से। ग्रिड इंटीग्रेशन और स्टेबिलिटी का इंटरमिटेंसी का चैलेंज है। डेट 24/7 स्टेबिलिटी नहीं रहती, इनस्टेबिलिटी का इशू है। लूमिंग वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट, इसका लाइफ स्पेन जो होता है 25 से 30 साल का होता है सोलर पैनल का लाइफ स्पेन। तो इलेक्ट्रिक वेस्ट जनरेट होंगे उसका उसको क्या उसका मैनेजमेंट का इशू है। रीजनल वेरिएशन है सोलर प्रोडक्शन में, सोलर पावर के डेवलपमेंट इंडिया में। सोलर पावर डेवलपमेंट जो है इंडिया में हाईली कंसंट्रेटेड है वेस्टर्न और सदर्न स्टेट में, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक। ये क्लीन बीइंग क्लियर लीडर, जबकि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो सिग्निफिकेंटली लोअर इंस्टॉल कैपेसिटी है। स्टेट लेवल पॉलिसी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होना चाहिए स्टेट लेवल पॉलिसी अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को। लीडिंग स्टेट जो है अर्ली मूवर थे, क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सोलर पॉलिसीज जो ऑफर कर रहे थे, स्ट्रीमलाइन लैंड एक्विजिशन सब्सिडीज, स्टेबल पावर परचेज एग्रीमेंट। उसके अलावा सोलर इंसोलेशन और रेडिएशन का इशू है। तो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है सनलाइट का वो यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द कंट्री। वेस्टर्न स्टेट रीजन जो है जैसे राजस्थान और गुजरात जो है वो अलॉन्ग विद द पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू वो रिसीव करते हैं हाईएस्ट सोलर इरेडिएशन। इन्हें नेचुरली मोर एफिशिएंट बनाती है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है सोलर पावर जनरेशन के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गवर्नमेंट लाया है। उसके अलावा प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम है। और उसके अलावा रूफ टॉप एंड एग्रीकल्चर सोलर पावर के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, उसके लिए रूफ टॉप के लिए। उसके अलावा पीएम कुसुम है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए। फिर है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोवॉग, ये इनिशिएटिव जो है फर्स्ट प्रपोज किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, क्रिएट करने के लिए ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाई करने के लिए सोलर पावर अक्रॉस द बॉर्डर। विजन है जनरेट करना है राउंड द क्लॉक क्लीन एनर्जी, कनेक्ट करने के लिए बाय कनेक्ट करना है रीजन को जहाँ सन जो है शाइन करता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये ग्रिड इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। विजन है इसका फाउंडेड ऑन द विजन सन नेवर सेट्स। एम है कनेक्ट करना है रीजनल पावर ग्रिड को इनटू यूनिफाइड ग्लोबल ग्रिड, एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर के लिए लेवरेज करना है पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को विद द पार्टिकुलर एम्फेसिस है ऑन सोलर पावर। प्रमोट करना है सस्टेनेबल एंड इंटरकनेक्टेड एनर्जी फ्यूचर अक्रॉस द वर्ल्ड। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ओवरकम करेगा सोलर पावर लिमिटेशन को, एक्सीलरेट करेगा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनेबल करेगा राउंड द क्लॉक एनर्जी। ये हार्नेस करता है फैक्ट सन नेवर सेट फॉर द एंटायर अर्थ। उसके बाद विंड एनर्जी की बात करेंगे तो विंड एनर्जी का पोटेंशियल 300 गीगावाट ओवर 300 गीगावाट है, कंसंट्रेटेड प्राइमरली कोस्टल स्टेट में है जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। एज ऑफ 2024 कंट्री की इंस्टॉल कैपेसिटी 50 गीगावाट है। 50 गीगावाट है मोपड्डाल तमिलनाडु में और कच्छ और सौराष्ट्र गुजरात में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हार्नेस करने में क्लीन एनर्जी के लिए। चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं, हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट हायर है, लैक ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर और ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है, लैंड और साइट का डेवलपमेंट डिले होता है, ट्रांसमिशन चैलेंज है, ग्रिड फेस करते बॉटलनेक, इवेकुएट करना विंड पावर ड्यू टू इनएडिक्वेट ट्रांसमिशन लाइन, सीजनल वेरिएबिलिटी है विंड की स्पीड में। ठीक है, क्यों कोई ऑफशोर विंड पावर प्रोडक्शन नहीं है इंडिया में। हाई कॉस्ट इसका 2 to 3 times हायर है, ऑफशोर का कॉस्ट 2 to 3 times हायर है कंपेयर टू ऑनशोर विंड पावर प्लांट और सोलर एनर्जी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी इक्विप नहीं है हैंडल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट मैसिव कंपोनेंट रिक्वायर्ड जो है ऑफशोर टर्बाइन के लिए, उसके लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी है, ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है। उसके अलावा गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉर ऑनशोर विंड पावर प्रोजेक्ट। उसके अलावा रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन मैंडेट है। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। ठीक है, और नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी है और नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है। ठीक है, तो हाइब्रिड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी है, ऑफशोर विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी है।